नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के खास मुलाकात प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं अपने मेहमानों का नज़रिया, समझते हैं उनके सफ़रनामे को और जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा की मिसाल माने जाते हैं, जिनकी सहजता, सरलता और सम्यता धमतरी में एक पहचान है। जी हाँ, सिंधी समाज के मुखी, सिंधी समाज के अध्यक्ष महेश अरोड़ा जी। महेश अरोड़ा जी, आपका डीएनए न्यूज़ में स्वागत है और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप अपने सफ़रनामे के बारे में बताएंगे कि आज इस मुकाम को हासिल किया तो ऐसे क्या क्या पड़ाव और आए जिससे इस मंजिल तक पहुँचे आप। सबसे पहले तो मैं आपके डीएनए को बधाई भी देता हूं कि एक हमारे देश का चौथा स्तंभ रहता है जो मीडिया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और आप देश की सच्चाई को सामने लाते हैं और उसी में ही आपने डीएनए में धमतरी नगर के योजनाओं, व्यवस्थाओं के लिए आपने जो कार्यक्रम निरंतर बना के रखा है, आम जनता लगातार आपसे जुड़ रही है, इसके लिए मैं आपको उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। अब रही बात मेरी, मैं महेश अरोड़ा जो 1992 से मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि धमतरी नगर ही है और मेरे पिताजी बस्तर में रहते थे। 1992 से मेरे में एक ललक आई थी कि मेरे को कुछ न कुछ सेवा भावना में जाना चाहिए। उस समय मैं 94 के आसपास में किराना का अध्यक्ष बना। जब देखा छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, फूड में, चाहे दुनिया भर की बहुत सी चीज़ों में अधिकारियों के प्रति नाराज़गी, तो उस समय मेरे मन में एक जज्बा आया कि मैं कहीं ना कहीं कुछ सेवा के लिए आगे बढ़ूं। तो 1994 से मैंने व्यापारियों के बीच में गया और चूँकि हमारे समाज के, सिंधी समाज के ज़्यादातर व्यवसाय के उसमें जुड़े हुए हैं, उनका कार्य ही व्यवसाय करना है, तो उस फील्ड में जाने के बाद मैं धीरे धीरे समाज की सेवा में आगे बढ़ते गया। और उस समय जब मैंने हमारे स्वर्गीय सच्चानंद जी वाधवानी मुखी साहब थे, उस समय धमतरी के, उसके बाद उनसे प्रेरणाएँ ली, उनसे आगे बढ़ने के लिए। फिर हमारे उसके बाद में स्वर्गीय नानक राम जी चारवानी, जो मेरे से पहले भी उन्होंने अच्छे समाज की सेवा कार्य करते रहे, उसको देखते हुए मैंने मन में इच्छा आई कि कहीं ना कहीं मैं समाज के लिए कुछ आगे करूं और समाज के साथ साथ मानवता की मैं दृष्टिकोण से सोचता हूं कि हम सब मानव हैं, तो हमारे में इंसानियत की भावना कूट कूट के होनी चाहिए। हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें यही संस्कार मिले हैं हमारे सनातन धर्म से कि हम सबको साथ में लेके चलें। तो पहले परिवार देखता है, उसके बाद समाज देखता है, उसके बाद हम अपने शहर को और देश के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। इसी से ही मुझे जागृति पैदा हुई कि मैं समाज के लिए कुछ आगे करते चलूं। आप चिल्लर किराना व्यापारी संघ के भी पदाधिकारी रहे हैं। आज 2 टर्म हो गया आप सिंधी समाज के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। ये बताएंगे कि आपको वो एक व्यापारिक फील्ड था, एक समाज सेवा का फील्ड है, ज़्यादा आपको आत्मिक सुकून किस फील्ड में मिला? देखिए, व्यापारी फील्ड बहुत ही अलग है और आप ये मानिए कि व्यापारी फील्ड और सामाजिक फील्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि सामाजिक जो है, बहुत सी हमें ऐसी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है और व्यापारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, हमारे समाज के ज़्यादातर लोग व्यवसायी हैं, लेकिन समाज में कई ऐसे तकबे भी लोग हैं जिनकी बहुत ही स्थिति खाने के हिसाब से या नौकरी करने के हिसाब से, या दूसरे पड़ाव में कई ऐसे ही परिवार रहते हैं जिनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, विधवा महिलाएं हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत से जिनके आगे पीछे कोई ना हो। उसमें सुकून मिलता है समाज के सेवा करने में। क्योंकि व्यापारी में तो ठीक है, अपन व्यापार में जो भी ऊपर नीचे अपन देख लेते हैं, लेकिन समाज के हम जब अंदर जाते हैं तो वहाँ से हमारे हर समाज के लोगों को, उनको ये लगता है कि अब हमारे समाज के मुखिया है। हमारे को मुखी जो शुरू से हमारे बोलते हैं, मुखी का मतलब ये होता है परिवार का, जैसे एक मुखिया रहता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है परिवार को आगे बढ़ाने की। वैसे ही उसी परिवार से बढ़ते हुए जब समाज का कोई मुखिया बनता है तो पूरे समाज में समानता लाते हुए छोटे से लेकर बड़े सामाजिक प्राणी का ख्याल करना पड़ता है। मेरे जब इसके पहले मैं 4 साल तक उपाध्यक्ष पद में रहा, उसके बाद जब मुझे अध्यक्ष के लिए या मुखी के पद के लिए जब आगे लाए तो बहुत से लोगों में ये इच्छाएँ, अपेक्षाएँ थी मेरे प्रति कि हमारे समाज के लिए एक युवा, क्योंकि उस समय क्या है, लोगों में बुजुर्ग के हिसाब से लोग अध्यक्ष बना करते थे, मुखिया बना करते थे, तो उस उम्र के हिसाब से मेरे में बहुत से ज़्यादा लोगों ने इच्छाएं की कि ये युवा है, कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा, और मेरे में ललक भी थी। तो वहाँ से जब मैंने मुखिया पद के रूप में जब मैं आगे आया
तो बहुत सी तकलीफ़ों का मुझे पहले तो समझने में नहीं आ रहा था कि ये सोचना और वहाँ पे जाके बनना बहुत फ़र्क है। जब मैं लोगों से मिला, हमारी माताएं बहनें, ये तो बहुत सी चीज़ों को हमको समझ में आया कि बहुत प्रैक्टिकली में तकलीफ़ें हैं, इसको कैसे सुधारा जाए। तो एक टीम के साथ आगे बढ़ते हुए, आप मानेंगे नहीं, 1500 परिवार है हमारे समाज में, बहुत बड़ा समाज है, और एक मुखिया, उसके बाद मेरी टीम। लेकिन उसके साथ में हमारे ऐसे भी परिवार हैं जो बताया ना आपको, बहुत से उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, न आगे है न पीछे है, न उनके पास मकान भी नहीं है, कई किराए के हैं, और कई ऐसी हमारी बहनें थी जिनको शादी के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती थी। तो इसलिए हमने एक जागरूकता लाते हुए लोगों से मैंने अपील की, और कई लोग मेरे ऐसे सामने आए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, मेरे समाज के लोगों को, कि कहीं भी दान के रूप में उन्होंने कमी नहीं की। जब मैंने देखा, उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद से कुछ मेरे में ललक थी कि समाज के साथ साथ हमें मानवता का भी एक परिचय देना चाहिए। तो अन्य समाज के साथ भी जुड़ाव करते हुए, चाहे वो अपना हॉस्पिटलाइज के लिए हो, चाहे एजुकेशन में भी हो, कई ऐसे बच्चे आए जो अन्य समाज से हो, उनके लिए भी एक हमने व्यवस्था रखी थी। और धर्मशाला में मेरे आने के बाद एक बहुत सी चीज़ ऐसे बदली है कि कई ऐसे हमारे समाज के, अन्य समाज के लोग आते हैं और उनके पास कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उनको मैं उसके हिसाब से भी धर्मशाला दे देता हूँ। क्योंकि कोई ना कोई, हर कोई अच्छा मतलब संपन्न आदमी नहीं रहता। कई छोटे लोग में भी बेचारों को भी कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है, मृत्यु का उसके कार्यक्रम हो चाहे कैसे भी हो, तो उनके लिए भी मैंने एक अच्छी सोच रख के आगे बढ़ा। और जो हमारी कन्याएं थी, उनकी शादी में प्रॉब्लम आ रहे थे, उसके लिए आगे बढ़ा। तो अपेक्षाएं बढ़ते बढ़ते बहुत सी चीज़ों का भी मेरे को ऐसा दूसरी मतलब ये टर्म्स, जो पहला टर्म चला कि लोगों में, एक तो मैंने उस समय, आप हमारे झूलेलाल साईं इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं, तो जब वो एक कार्यक्रम में कराया, आपने धमतरी में देखा होगा, कम से कम हज़ारों की संख्या में, जब मैंने वहाँ से धमाल वहाँ मंगाए थे, वहाँ से ढोल बाजे वाले, तो पुणे से आए थे, तो उस समय लोगों में ललक थी कि देखने के लिए लोग इतनी भीड़ आए, पूरे हर सर्व समाज वाले लोग आए, और ऐतिहासिक भीड़। एक ड्रेस, एक कोड का एक व्यवस्था बनाया कि हम लोग को एक संगठित करना ज़रूरी है। पहले तो हर समाज को अपने आप में जोड़ने के लिए, अगर हम सिर्फ यही सोचें कि अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो समाज संगठित नहीं होगा। आपको तब करके उनके लिए अपना त्याग करना पड़ेगा, तब जाके समाज संगठित होता है। हर समाज से हम यही चाहते हैं कि अगर हम समाज के कुछ बड़े पद में या मुखिया पद में आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमको त्याग करते हुए उनको संगठित करना चाहिए। यही मेरी एक सबसे अपील रहती है। आपने संगठन की बात की और दूसरे समाजों की भी बात की। ज़्यादातर ये माना गया है कि जितना संगठित और एकजुट सिंधी समाज है, उतना दूसरा समाज में देखने को कम मिलता है। आप इस संगठन के पीछे कौन सी सोच या शक्ति को मानते हैं कि सिंधी समाज जो है एकजुट है और एक ताकत बन के उभरा है? क्योंकि ये दूसरे समाज के लिए एक मिसाल होगा कि हम कैसे संगठित हों, कैसे एकजुट हों, और ये समाज एक परिवार कैसे बने। क्या मानते हैं, क्या सोच है, क्या शक्ति है सिंधी समाज में? देखिए, हर समाज में कहीं ना कहीं, और ये मान के चलिए, जब आप कुछ कार्य करते हैं अच्छा, या कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो कई बुराइयां भी आपको सामने मिलेगी और उसका हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद ही आपको तब के आगे बढ़ना पड़ता है। संगठन के लिए अगर अपन आगे बढ़े, जैसे मैं आगे बढ़ा संगठन के लिए, तो उस समय कारोबार बहुत छोटा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने कार्य किए, चाहे बताया ना आपको, हमारे हॉस्पिटल के अपने सिंधी धर्मशाला लामापारा में सेवा भावना के रूप से डॉक्टरों को बुलाया, फिजियोथेरेपी कराया। कई ऐसे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा दिए, तो लोगों में एक उमंग बढ़ी कि नहीं, ये जो पैसा अगर खर्चा कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। तो लोगों ने उस समय फिर हमको दान देना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे संगठन मजबूत होते गया। अगर हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, मैं तो बोलता अगर हमने परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो परिवार हमको मानेगा क्या? नहीं मानेगा। अगर हम परिवार के लिए कुछ करेंगे तभी परिवार हमको मानेगा। वैसे ही अगर हम समाज के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो समाज धीरे धीरे हमारे पीछे आएगा। जब उनको लगेगा कि नहीं, अब ये जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है और समाज के लिए कर रहा है, तो हर समाज, चाहे कोई भी अन्य समाज हो, वो सब समाज आगे बढ़ेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम सिर्फ जो इस कुर्सी में है, पद में बैठते हैं, सिर्फ अपना नाम के लिए न बैठें।
हमको कुछ करना चाहिए। हर समाज में अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं, हर टाइप की एक प्रकार की किसी को तकलीफ़ नहीं हो सकती। तो हर प्रकार के समाज में हर अलग अलग तकलीफ़ें हैं। इसी बीच में मैंने सर्व समाज के लिए भी एक व्यवस्था रखी थी, उसमें हमारे सब समाज आए थे, चाहे ब्राह्मण समाज हो, गुजराती समाज हो, जैन समाज हो। हम ये चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बने, और हम सब जब भाईचारा से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं धमतरी में भी उसका विकास होगा, ये मेरी सोच है। आप मानेंगे नहीं देवेंद्र भाई कि हम लोग धमतरी में पैदा हुए, धमतरी में रह रहे हैं। आज अगर 2 पैसा हम कमा रहे हैं तो हम ये क्यों सोचें कि हम रायपुर जाके अपन और ज़्यादा पैसा कमाएं। हम ये सोचें कि धमतरी में हम इंडस्ट्रीज़ क्या डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, धमतरी में विकास कैसे होगा। लोगों को नौकरियां सिर्फ सरकार नहीं देगी, व्यापार कैसे बढ़ाएं, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे जन कल्याण योजनाएं लाएं, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो निश्चित तौर पे धमतरी बहुत ही आगे बढ़ेगा। और ये हम सबको सोचना चाहिए कि हम धमतरी के हैं। कहीं राजनीति के से दूर होकर हर समाज के सामाजिक प्राणी मिल के धमतरी नगर को अच्छा बनाने के लिए और विकास के लिए हम सबको एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले दिनों में आपकी और कौन कौन सी योजनाएं सामाजिक हित में क्या क्या आप काम करने वाले हैं? अभी जैसे कि मैं तो ये 1 साल जो दूसरा टर्म मेरा चालू हुआ 2019 में, लेकिन ये 2020 में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में आप हमारे यहाँ देखे होंगे कि हमने पूरे धमतरी नगर में जितने छोटे मोहल्ले थे, जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो सबसे पहले सिंधी समाज ने घोषणा की और लगातार 2000 पैकेट, सबके लिए था, कोई सिर्फ सिंधी समाज के लिए नहीं था। हर वो निचले तबके में जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग कोई दूसरा काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके लिए हमने 2000 पैकेट का राशन का व्यवस्था किया और सबको बंटवाया। उसके बाद भी हमने ये बोला था जितना भी राशन लगेगा हम लोग, कुछ भी हो जाए हम लोग राशन देंगे, और वो लगातार हमने निरंतर कोरोना काल में अपने आगे बढ़ाए। अब चूंकि कोरोना काल में हमारे सब व्यापारियों की भी स्थिति थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया, हर इंसान को कोरोना काल में तकलीफ़ आई है और हम सबको मिल के लड़ना था। कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये हमें जताया कि कहीं ना कहीं आप लोग किसके लिए लड़ते हो, किसके लिए सोचते हो, आखिर तो इंसान हो। तो इंसान को मिल के जब हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मेरे यहाँ कोई काम करता है, अगर वो भूखा बैठेगा, भूखा सोएगा तो मेरे को अच्छा तो नहीं लगना चाहिए। तो ये भावनाएं हमारे में आगे बढ़ी। इस कोरोना काल में हमको ये बहुत बड़ी सीख मिली है कि घमंड से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 2 पैसा कमाया है तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य के लिए खर्चा करिए, तो ऊपर वाला भी आपको और अच्छा पैसा देगा। मेरी योजनाओं में देवेंद्र भाई की, अभी जैसे ही कोरोना काल चालू हुआ उसके 1 महीना पहले मैंने अपने समाज के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन ली थी भव्य भवन बनाने के लिए। उसमें भी 100 रूम, 100 कमरे के लिए, 2 शादियां, चाहे सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं था, वो सभी समाजों के लिए, धमतरी नगर वासियों के लिए मेरी एक व्यवस्था थी कि हम उनको बहुत ही कम रेट में, क्योंकि क्या होता है जैसे शादियाँ होती है, बच्चे लोग, और न उनको यहाँ पे धमतरी में न इतनी कोई बड़ी होटलें हैं, न कोई व्यवस्थाएँ हैं। आजकल तो सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जाएं और अपना सब बना हुआ मिले। तो उस कंडीशन में हम लोग एक अच्छे बड़े भवन की कल्पना की है, लेकिन कोरोना काल के कारण वो स्थिति अभी थोड़ी गंभीर बनी हुई थी। पर अभी इस समय ऊपर वाले ने चाहा तो ये साल में मेरा ये एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कि कई कन्याओं का हमने अभी एक विवाह के रूप में उनको आगे बढ़ाया कि हम आपके आगे हैं। एक दूसरा तीसरा ये होता है कि जो मेडिकल में लाइन में जो बहुत से स्वास्थ्य की तकलीफ़ें आती है, और सरकार अभी बहुत से चीज़ों को कर भी रही है, पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, या जो हम लोग शिविर लगा रहे हैं। अभी मेरे को अभी इसके पहले थेरेपी का शिविर लगा था, अभी 26 मार्च को मैं लगा रहा हूँ रामाकृष्णन हॉस्पिटल से। सब डॉक्टर आ रहे हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ आ रही है, लीवर से लेकर आपका, और कार्डियोलॉजिस्ट आ रहा है, हृदय रोग विशेषज्ञ बड़े डॉक्टर सब आ रहे हैं धमतरी में 26 मार्च। वो सब समाज के लिए करते हैं, हम लोग कोई पर्टिकुलर सिंधी समाज के लिए नहीं करता। जो भी शिविर लगेगा वो सभी के लिए लगेगा, आम इंसान के लिए लगेगा। तो आगे की योजनाओं में अगर हमारा बड़ा भवन बनेगा, उस भवन में हम बहुत अच्छे नेक कार्य करने की भी एक सोच रख रहे हैं। एक सवाल और है कि आप एक बार मुखिया बने, अध्यक्ष बने, दोबारा फिर आपको बनाया गया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? लोगों का प्यार है या आपकी सोच है? दोनों चीज़ें हैं। एक तो 2 साल में कार्यकाल रहता है,
तो लोगों ने जब मुझे देखा, तो अभी कई बार ऐसे होता है कि हमारे समाज में किसी लड़की की शादी होती है तो पहले मुखिया के पास आता है, बोले आपको चलना पड़ेगा। अब आप मानोगे नहीं, यहाँ से इरोड जाना है या जयपुर जाना है तो भी अपेक्षाएं रहती है कि हमारा मुखिया चले। तो मैं वहाँ तक भी गया हूँ, भले अपने फ्लाइट में गया कि समय के हिसाब से, तो उनको एक सम्मान जो हमको देते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बच्ची है हमारी, अगर वो उसको ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे कोई ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं तो मैं ये परवाह नहीं करता, और फिर जो भी खर्चा हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं करता। तो लोगों में 2 साल में कई चीज़ें ये देखी कि ये उत्साहवर्धक इन्होंने अपने त्यौहार को मनाया और कई नेक कार्य करे सभी समाजों के लिए। तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई और उम्मीदें भी बढ़ गई और प्यार भी बढ़ गया। बहुत से मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सबसे अपने बच्चे के रूप से गले मिल के मिलता हूँ, माँ को माँ के हिसाब से मिलता हूँ। तो लोगों में एक प्यार मेरे प्रति अच्छा उमड़ा। मैं उनके प्यार का कर्जा कैसे उतारूँगा, मैं यही सोचता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ, सबके लिए करने की एक इच्छा है, और भगवान ने चाहा तो ये भी इच्छाएं अगर पूरी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो दूसरा मेरी सोच भी थी कि उनको ये मालूम था कि इतना बड़ा भवन, जो भव्य भवन है 1 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें हर आधुनिक युग की सुविधाएं, चाहे स्विमिंग पूल से लेकर 100 AC रूम्स, बड़े हॉल, बहुत बड़ा गार्डन, मतलब आप समझ सकते हो। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर मैं करने की सोच रहा हूँ, मेरी सोच है, तो दोबारा उन्होंने उसी प्यार से मुझे वापस इस पद में बैठाया है कि ये हमारे मुखी साहब करेंगे करके। और मैं उसमें पीछे भी पड़ा, बताया ना, कोरोना काल आ गया, ज़मीन मैंने लेके रखी है, अब ये जल्दी हो जाए कुछ स्थिति, तो ये प्रोजेक्ट के कारण भी लोगों का प्यार है। तो ये थे महेश रोहरा, जिनके बारे में कहा जाता है कि अमीर हो या गरीब, महेश रोहरा सबके करीब, जिनके शब्दों में मिठास है और मधुरता है, एक आकर्षण है मुस्कुराहट में जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींचती है। कोरोना काल में किए गए इनके काम जो है उल्लेखनीय है और धमतरी के हर शख्स इनको उसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। हम लेते हैं इनसे विदा और मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ। हम चूँकि महेश रोहरा भाई ने कोरोना काल के दौरान बहुत अमूल्य योगदान दिया था, इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे कोरोना खतरा अभी भी टला नहीं है, इसकी दूसरी लहर आपको चपेट में लेने की फिराक में, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही समाज की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। जय छत्तीसगढ़।